जय हिंद। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। दोस्तों, अभी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली सुल्तान्स और भी अच्छे तरीके से कराऊँ, मतलब काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स वगैरह हुई थी। कल्चर ले लीजिए, सोसाइटी के हिसाब से डेवलपमेंट्स ले लीजिए, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर पे हिसाब से देख लीजिए। काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स वगैरह हुई थी, ठीक है। इसके पैरेलल में कौन कौन से नए किंगडम्स थे दिल्ली सुल्तान्स में, साउथ में क्या चल रहा था, ईस्ट वेस्ट में मराठा राजपूत, ये सब हमें पढ़ना था, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है, पर इसमें उतना नहीं दे रखा है दिल्ली सुल्तान्स में। जो आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ये वाली, इसमें उतना नहीं दे रखा है। हाँ, ज़रूरी है पढ़ना, बहुत ज़रूरी है, पर उतना नहीं दे रखा है। पर अगर आप चाहेंगे कि मैं दिल्ली सुल्तान्स की सीरीज़ बनाऊं जिसमें आपकी मोस्टली 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दिल्ली सल्तनत को, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, आपके भी मज़े हो जाएंगे, मेरे को भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो अगर आप चाहेंगे तभी, अगर नहीं चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम सीरीज़ जो एनसीईआरटी की कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, तब नहीं बनाऊंगा, तब हम बाद में कभी उसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ट्राई नहीं कर लेंगे, बना लूँगा द दिल्ली सुल्तान्स आपकी। पर अगर आप चाहेंगे कि मैं बनाऊँ दिल्ली सल्तनत के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट सेक्शंस आते हैं फेवर में कि बनाएं, तब मैं बना दूंगा, बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर होगा, अमेजिंग होगा, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ वगैरह आपको पता चलेंगी। तो चले हम शुरू करें अपना हिस्ट्री का आज का चैप्टर, द दिल्ली सुल्तान्स। मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत्स हु वर डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर। देखिए, दिल्ली क्या था ना, ऐसा नहीं था कि दिल्ली सल्तनत जब से शुरुआत हुई थी तभी से हुआ था कि दिल्ली में कोई किंगडम बना हो, किंगडम पनपा हो, या कोई सी एम्पायर तो नहीं कहेंगे, किंगडम या राजा वगैरह आए हो। इससे पहले भी कई राजा थे, राजपूत राजा थे आपके। देखिए, पहले आपके राजा कौन थे? दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर दी तोमार राजपूत। तोमार राजपूत वगैरह थे, इन्होंने रूल किया था दिल्ली पे, इन्होंने रूल किया था। फिर इनको किसने हरा दिया? आपके चौहान्स वगैरह जो आए थे अजमेर से, इन्होंने हरा दिया, चौहान्स वगैरह ने आपका किसको? तोमार राजपूत को हरा दिया था। तो देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखिए, हम बताते हैं, चौहान्स ऑफ द अजमेर आप जानते हैं ना, चौहान्स ऑफ द अजमेर मोस्टली अगर देखिएगा तो आपके फेमस कौन से चौहान्स? पृथ्वीराज 3 यानी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और जब मोहम्मद घोरी की जब लड़ाई होती है, तो पहली लड़ाई बैटल ऑफ तरेन में तो वो मोहम्मद घोरी पिट आ जाता है और भग जाता है, ठीक है। दूसरी लड़ाई जब होती है तब मोहम्मद घोरी जीत जाता है। जब दूसरी लड़ाई होती है ना, जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, तो मोहम्मद घोरी कुछ साल तक के लिए तो यहीं रहता है, दिल्ली में अपना हुकूमत चलाता है। उसके बाद वो अपना एक स्लेव छोड़ जाता है, स्लेव, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, स्लेव छोड़ जाता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे, रुकिए, हम पहले यहाँ पे देख ले। तो उसके बाद क्या होता है ना, 13वीं शताब्दी से आपका लगभग मान के चलिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है एक अच्छी तरीके से। 13th सेंचुरी के बिगिनिंग में, यानी 1200 के आसपास है। 13th सेंचुरी यानी कि 1301 1302, 13th सेंचुरी यानी आपका हो गया, मतलब मान लीजिए 1200 के बाद से आपकी शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की अच्छी तरीके से। तो वही हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं, एक बार रूलर्स देखते हैं। आप इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे द रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब हम देखते हैं कुछ मेजर जो रूलर्स थे उनकी क्या बता रखी है, इसमें ग्रुप्स बता रखे हैं, ग्रुप्स बांट रखे हैं, कौन कौन सी सल्तनत के थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज वगैरह थी, एंड ये लोग कब तक रूल किया था, इन्होंने टाइम पीरियड भी बता रखा है। तो आप देखिएगा, राजपूत डायनेस्टीज में अगर आप देखिएगा तो तोमार्स तो थे, इसमें आनंगपाल एक रूलर थे। इन्होंने कब तक रूल किया था? 1130 से 1145 तक इनका रूल किया था। उसके बाद देखिए, चौहान्स जो थे आपके, चौहान्स, इन्होंने रूल किया था 1165 से लेकर 1192, लगभग 27 साल तक इनका रूल था, जिसमें से 17 साल तो से पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब अर्ली टर्किश रूलर्स यानी आपके जो ये थे मोहम्मद घोरी वगैरह थे, ये वहीं से आए थे। तो इन्होंने, मोहम्मद घोरी कुछ दिन रहा, लूटा पाटा, दिल्ली की बैंड बजाई, जो भी किया उसने। उसके बाद वो क्या गई, यहाँ पे अपना एक चेला छोड़ गया, चेला या स्लेव कह लीजिए, स्लेव छोड़ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के चला गया। अर्ली टर्किश रूलर्स कह लीजिए, स्लेव डायनेस्टी कह लीजिए, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी हम कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चला गया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ठीक है। इस टाइम पे पहला बार था, हर बार ऐसा होता था कि दोस्तों राजा का बेटा राजा बनेगा, पर इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बना, राजा का चेला यानी स्लेव राजा बना, मतलब वहाँ पे उन्होंने संभाला था।
कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का दिल्ली सौंप के चला गया कि अब आप संभालो दिल्ली को। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी कब तक चलती, कौन कौन से रूलर्स होते हैं। देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 से 1210 तक इसने रूल किया। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो था इसने 1210 से लेकर 1236 तक रूल किया। एंड दिल्ली सल्तनत के इतिहास में या दिल्ली के इतिहास में दिल्ली को फर्स्ट वुमेन जिसने दिल्ली पे राज किया, रूल किया था, वो कौन थी? वो थी आपकी इल्तुतमिश की लड़की यानी रजिया सुल्तान, जो बेटी थी इनकी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, रजिया, ठीक है। इन्होंने 4 साल तक रूल किया, फिर उसके बाद इनको मार दिया गया था। रजिया के बाद आए थे गियासुद्दीन बालबन, इन्होंने लगभग 21 साल तक रूल किया था, 1266 से लेकर 1287 तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में आपके 2 ही मेजर रूलर्स थे। एक थे आपके जलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत देखिए ना, चाचा जलाउद्दीन चाचा कहते थे, चाचा ही थे उसके अलाउद्दीन खिलजी के। तो जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक 1296 तक इनका रूल था। अलाउद्दीन इन्हें मार देते थे, देखा होगा आपने। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रूल करते थे लगभग 20 सालों तक, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया। उसके बाद दोस्तों एक नई डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखिए, जिसमें ये लोग सबसे लंबी, अगर देखें कहें कि सबसे लंबा रेंज जिसका था, सबसे लंबी तक जिसने राज किया तो थी तुगलक डायनेस्टी। इन्होंने रूल किया था 1320 से 1414 तक, जिसमें से पहले रूलर थे इनके गियासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1324 तक रूल किया। फिर उसके बाद आए थे मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें पढ़ना है, जिन्होंने 1324 से लेकर 1351 तक रूल किया, ठीक है। फिर आया आपके फिरोज शाह तुगलक ने आपका 1351 से लेकर 1388 तक रूल किया। तुगलक डायनेस्टी खत्म होगी। तुगलक डायनेस्टी के बाद आ गया आपके सैयद डायनेस्टी में मेन थे आपके खिजर खान, जिन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक रूल किया। देख रहे हैं इसमें आपने बहुत सारे रूलर्स इसमें नहीं बता रखे हैं, उनके टाइम पीरियड नहीं बता रखे हैं, इसलिए जब मैं दिल्ली सल्तनत अच्छे से कराऊंगा ना, अगर आप कहेंगे तो उसमें सारे रूलर्स के बारे में बताऊंगा, उनके टाइम पीरियड क्या हुआ, उनके बीच में क्या हुआ, कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब बताएंगे। फिर जो लास्ट आपकी जो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, इसमें थे आपके 1451 से 1526 तक इनका चला था, जिसमें बहलोल लोधी मेजर थे। 1451 से 1489 तक इनका चला था। उसके बाद इब्राहिम लोधी को हरा देते थे, कौन? बाबर आपके, ठीक है। एंड फिर क्या होती थी शुरुआत? मुगल एम्पायर की शुरुआत होती थी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम इसमें देखते हैं स्लाइड में फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आखिर हमें पता कैसे चला, ठीक है। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आखिर हमें पता कैसे चला, वो चीज़ हम देखते हैं इसमें। Finding out about the Delhi Sultan. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. देखिए हमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी मिलते थे, ठीक है, कॉइन्स वगैरह, आर्किटेक्चर सोर्सेज भी हमें मिले, यहाँ पे बहुत सारे मिले, पर स्पेशली जो सोर्स था आपका वो था तारीख और त्वारीख प्लूरल, ठीक है, ये है सिंगुलर एंड ये प्लूरल, रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। देखिए तारीख क्या होता था, जनरली ये लिखी जाती थी कि आखिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन लिखी जाती थी, ठीक है, कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे करती थी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब लिखी जाती थी, क्या होता था दिल्ली सुल्तान के टाइम पे, ये सब लिखा जाता था। तारीख का मतलब जनरली यही है, उसे हम तारीख कहते हैं, किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में तारीख कहते हैं। द ऑथर, ये देखिए कागज बना रहा है, ठीक है, ये लिख रहे हैं। द ऑथर्स ऑफ तारीख वर लर्नड मैन, secretaries, administrators, poets and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. देखिए जो ऑथर्स वगैरह थे ना तारीख के, वो क्या थे? वो सब लर्नड मैन वगैरह थे। लर्नड मैन कौन कौन थे? या तो सेक्रेटरीज वगैरह थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह थे, पोएट्स थे या कोर्टियर्स थे, जो दरबारी होते थे, दरबार में रहते थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स, क्या होते थे? इन्होंने अकाउंट्स वगैरह लिखे, अकाउंट मतलब कुछ रिकाउंट लिखे, क्या हुआ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स वगैरह इन्होंने लिखे, एडवाइस करते थे रूलर्स को ऑन गवर्नेंस, वो सब लिखे। फिर एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, रूलिंग की इम्पोर्टेंस वगैरह इन्होंने उसमें बताई, ठीक है, क्या था। तो आपने इन सब चीज़ों से हम जानते हैं आपके किसके? दिल्ली सल्तनत के बारे में, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चरल, फिर तारीख, ये सब के बारे में हम इन सब से हमें पता चलता है किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड।
द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। देखिए क्या होता था कि ज़्यादातर क्या होता था ना, जो ऑथर होते थे तारीख के, ये ज़्यादातर सिटीज़ वगैरह में रहते थे। सिटीज़ यानी जब दिल्ली सल्तनत की बात चल रही तो आपका दिल्ली मेन सिटी है। एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, ये लोग विलेजेस में वगैरह में रहते नहीं थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। देखिए क्या होता है, अगर ये विलेजेस वगैरह में नहीं रह रहे तो इन्होंने विलेजेस लाइफ को भी मेंशन नहीं किया, विलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को भी मेंशन नहीं किया। जो ये सिटीज़ वगैरह में देखते थे कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, यही सब लिखा। कैसे रूलर काम कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है, ये सब लिखा उन्होंने तारीख में। उसके बाद क्या है, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। ये लोग क्या करते थे कि तारीख इस तरीके से लिखते थे, रिच मतलब क्या होता था, हिस्ट्रीज वगैरह इस तरीके से लिखते थे कि सुल्तान को अच्छी लग जाए, सुल्तान इनको शाबाशी दें, कहे कि बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छे से लिखा, एंड उनको कोई गिफ्ट दे दे, बढ़िया से गिफ्ट दे दे इसे, ठीक है, माला माल हो जाए लड़का, पंडित जो भी है वो ऑथर जो भी राइटर था इनका। These authors advise rulers on need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. The ideas were not shared by everybody. क्या होता था, ये ऑथर्स क्या कहते थे, एडवाइस करते थे रूलर्स को आइडियल सोशल ऑर्डर कैसे, कि बर्थ राइट वगैरह के हिसाब से, कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, जेंडर डिस्टिंक्शंस के हिसाब से, औरत लड़की मतलब आदमी औरत के बीच में ये लोग बताते रहते थे राजाओं को, इनके बीच में सोशल ऑर्डर्स, मतलब उस टाइम की सोसाइटी हमें पता चल रही है कि किस लेवल की सोच थी उस टाइम के ऑथर्स वगैरह की, कि आखिर बर्थ राइट के हिसाब से भी उन्हें, क्योंकि आपको पता है ना स्टार्टिंग में तो स्लेव डायनेस्टी आई थी, ठीक है, तो उस हिसाब से कि आपका राजा बने, आपका बेटा ही राजा बने, ऐसा सा सिस्टम था उस टाइम पे। उन्होंने बताते रहते थे कि राजा को कि ऐसे कीजिए, नहीं तो कोई भी आके राजा बन जाए, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगेगा। जेंडर डिस्टिंक्शंस भी हुई थी, क्यों हुई थी, रज़िया सुल्तान बनी थी, फर्स्ट फीमेल थी, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तभी तो जल्दी निपट गई थी वो 4 साल के अंदर ही, ठीक है, समझे हम। द आइडियाज़ वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी, उनके आइडियाज़ ज़्यादा किसी से शेयर वगैरह नहीं होते थे। देखिए इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, देखिए वही बता रखा है, जो जेंडर डिस्टिंक्शन बता रखा है ना, वही इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। देखिए 1236 में क्या हुआ, इल्तुतमिश की जो डॉटर थी, सुल्तान जो थे इल्तुतमिश आपके, उनकी जो बेटी थी रज़िया, उनको सुल्तान बना दिया गया। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, जो क्रॉनिकलर थे आपके मिनाज सिराज, ठीक है, मिनाज सिराज जो क्रॉनिकलर थे उस टाइम पे, जो क्रॉनिकल्स वगैरह लिखते थे, उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ऑल ब्रदर्स। मिनाज सिराज जो थे ये लिखते थे, ये क्या कहते थे कि रज़िया जो थी वो अपने भाइयों के मुकाबले, इल्तुतमिश के जो लड़के थे उनके मुकाबले ज़्यादा क्वालिफाइड थी, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। बस क्या था कि उस टाइम पे जो ये बता रहे मिनाज सिराज कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे कि एक क्वीन इनकी रूलर बने, क्वीन यानी रूलर बने, डिस्टिंक्शन औरत के हिसाब से आ जा रहा था, देखा आपने। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। देखिए नोबल्स वगैरह भी नहीं था, नोबल्स यानी कौन हो गए, आपके दरबारी वगैरह हो गए, पोएट्स, ऑथर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स वगैरह, यहाँ पे दे रखा है ना, गवर्नेंस जो इनके संभालते थे, पोएट्स, कोर्टियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरीज, ये सारे इनके नोबल वगैरह थे। तो ये लोग भी नहीं चाहते थे कि ये रूल करे रज़िया सुल्तान। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। क्या हुआ फिर, रज़िया सुल्तान को 1240 में हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया, ज़िंदगी से रिमूव कर दिया, ठीक है, मार दिया गया था 1240 के आसपास। 4 साल का इनका रेन था, ठीक है, 4 साल तक इन्होंने राज किया, अपना मज़े किए, उसके बाद चलते बने, क्योंकि सोसाइटी में नहीं मानते थे लोग कि लड़की या औरत उनका रूलर बने या लीडर बने, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझाए दोस्तों, हिस्ट्री समझ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री दिल्ली सुल्तान आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स वगैरह जो नहीं लिखी है ना, स्पेसिफिकली थोड़ा सा फोकस किया गया। अब मैं आपको सीधे बोलूँगा ना, दिल्ली सुल्तान साहब इमेजिन कीजिए। देखिए आपको मैं एक चीज़ बात बताऊँ, दिल्ली सुल्तान जब आए थे ना, इसमें उतना नहीं दे रखा है, पर जब देखिए क्या था ना, आपके देखिए मोहम्मद दिल्ली सुल्तान से पहले, मतलब 13वीं सेंचुरी से पहले क्या था, मोस्टली जो आपके रूलर्स वगैरह थे वो नेटिव रूलर्स थे। नेटिव रूलर्स यानी नेटिव रूलर ही, मतलब जो अपने सब कॉन्टिनेंट के रूलर्स वगैरह थे, ये लोग करते थे रूल। पर दिल्ली सुल्तान के आने के बाद एक एंट्री हो गई थी, किसकी एंट्री हो गई थी, बाहरी लोग की एंट्री हो गई थी, बाहरी लोग की एंट्री हो गई थी। अब फॉरेन इन्वेडर्स भी आने, फॉरेन इन्वेडर्स तो आए थे, मतलब फॉरेन रूल आने लग गया था।
अब यहाँ पे नेटिव नहीं, बाहर से रूलर्स आने लग गए थे, यहाँ पे उन्होंने किंगडम्स एम्पायर्स अपने बनाए और रूल किया था। इसी के साथ साथ रिलीजन डाइवर्सिटी, हर चीज़, ये लोग अगर रिलीजियस अपने बिलीव्स ला रहे हैं, मुस्लिम्स थे आपको पता है, तो इस्लाम धर्म को भी यहाँ लेके आते थे, उसको ये लोग फैलाते थे। जो जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा कहीं और अपना रिलीजन लेके जाएगा, कोई और कहीं शिफ्ट हो रहा है, तो वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ करेगा, उसको देख देख के वो भी चाहेगा कि और दूसरे करें। तो वो था इनका। इस टाइम पे मस्जिदें वगैरह भी बननी शुरू हुई, वो आगे हम पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स वगैरह हैं जो नहीं लिखी गई हैं। ये आप लोग अच्छे से, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको दिल्ली सल्तनत, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डब्बा सा था, डब्बा यानी बॉक्स था, द सर्कल ऑफ जस्टिस, ठीक है। फाके मुदाब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। फाके मुदाब्बिर जो थे, इन्होंने 13वीं सेंचुरी में क्या लिखा? अ किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। ये लिखते हैं, किंग को बताते हैं, अ किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। किंग नहीं रह सकता सोल्जर्स के बिना, एंड सोल्जर्स नहीं टिक सकते बिना सैलरी के, ठीक है। और सैलरीज कहाँ से आएंगी? रेवेन्यूज वगैरह जो हम कलेक्ट करेंगे पीजेंट से, बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे प्रॉस्पर एंड हैप्पी। वाह, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जस्टिस, सर्कल ऑफ जस्टिस, गोल गोल घूम गया ना, जस्टिस हुआ सबके साथ। देखिए क्या है, किंग नहीं रह सकता सोल्जर्स के बिना, सोल्जर्स नहीं रह सकते सैलरीज के बिना, और सैलरीज कहाँ से आएंगी? पीजेंट से, ठीक है। बट पीजेंट्स क्यों पे देंगे सैलरी, मतलब रेवेन्यू क्यों पे करेंगे? अगर वो हैप्पी नहीं है तो उन्हें भी हैप्पी रखना है, उन्हें भी खुश रखना है, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ये तभी हो सकता है जब किंग क्या करे? जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट करे, समझे आप। किंग नहीं रह सकता सोल्जर्स के बिना, सोल्जर्स नहीं टिक सकते आपकी सैलरीज के बिना। सैलरीज अगर नहीं मिलेंगी तो सैलरीज कौन देगा आपको? पीजेंट्स से हमें मिलती थी, बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली। बट पीजेंट्स क्या होता है? पीजेंट्स तभी आपको रेवेन्यू या टैक्सेस वगैरह देंगे जब अगर वो हैप्पी हो। जब पीजेंट्स ही हैप्पी नहीं है, मतलब मान लीजिए अगर एग्रीकल्चरल, ठीक है, बंदा एक फार्मर है, वो अपना टैक्स देना चाहता है, पर भाई खेती ही नहीं हुई तो काय का टैक्स देगा? खुश नहीं है बंदा, है ना। चलिए, ये आपने समझ लिया द सर्कल ऑफ जस्टिस। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिख रखा है व्हाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रसिया। मिनाज सिराज का हमने पहले भी पढ़ रखा था, पर मिनाज सिराज की एक यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। मिनाज सिराज जो थे ना, ये सोचते थे कि जो क्वींस का रूल है ना, ये अगेंस्ट है सोशल ऑर्डर। जो भगवान ने जो सोशल ऑर्डर बनाया है ना, उसके हिसाब से ये बहुत गलत हो रहा है, या अगेंस्ट है उसके। ये सोच उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से भगवान ने बना। भगवान ने क्या किया है कि सिर्फ पुरुष रूल करेंगे, पुरुष ही रूल करेंगे, ऐसा कहा था। इनको बता के मिनाज सिराज के कान में फुसुक फुसुक करके भगवान बोल के गए थे, ठीक है, गुचपुच गुचपुच। in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked if in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? फिर ये कहते हैं कि जब भगवान ने जो रजिस्टर वगैरह बनाया था, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, वो भी मेंटेन कर रहे, खाता बुक इन्होंने बना रखा है भगवान ने। उन्होंने जो रजिस्टर बनाया था आदमी और औरत की जो क्वालिटीज़ का, तो रज़िया सुल्तान थी तो औरत, पर इसमें सारी क्वालिटीज़ आदमियों वाली क्यों आ गई, पुरुष वाली क्यों आ गई, मैन वाली क्वालिटीज़ क्यों आ गई, ठीक है। तो ये पूछते थे कि भगवान ने कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी, ठीक है। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रज़िया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन वगैरह में क्या हुआ था, रज़िया ने क्या मेंशन किया था कि वो डॉटर है किसकी? सुल्तान इल्तुतमिश की। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि देखिए, जो रज़िया सुल्तान थी भारत की पहली या आखिरी कह लीजिए कौन थी फीमेल रूलर। इससे पहले भी 2-3 रूलर्स आए थे, ठीक है, वो बता रखा है। आपने सुना ही होगा नाम रुद्रमा देवी, क्वीन रुद्रमा देवी, मूवी भी है रुद्रमा देवी, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। रुद्रमा देवी, वही रुद्रमा देवी जो थी, ये भी एक क्वीन थी, पर इन्होंने पुरुष की लाइफ जी थी स्टार्टिंग के कुछ एज टाइम में, कि पुरुष जैसे रहे थे। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये काकटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल, ठीक है, वहाँ की रानी थी, क्वीन थी, रूलर थी, ठीक है, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है आजकल ये। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। रुद्रमा देवी ने क्या किया, इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे नाम चेंज कर दिया एंड ये बताया कि वो एक मैन है। अनदर क्वीन दिद्दा, अनदर क्वीन जो थी दिद्दा, रूल्ड इन कश्मीर 982-1003 982-1003 तक इन्होंने रूल किया था दिद्दा ने, ठीक है, कश्मीर में। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी। इनका जो टाइटल था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इनका जो टाइटल है ये किससे आया था? दीदी से, दीदी और एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, ठीक है, मानते थे।
एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर्स बाय हर सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि रजिया सुल्तान पहली ऐसी रूलर थी, भारत में और भी कई फीमेल रूलर्स आई थी, रुद्रमा देवी, दिद्दा हो गई, तो आए थे ना, ठीक है, फिर भी इनका मिनाज सिराज का खाता बिगड़ रखा था। आइए आगे चलते हैं। अब इधर एक टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। अब आप पूछेंगे गैरिसन टाउन क्या होता है, गैरिसन टाउन क्या होता है, गैराज वैराज है क्या? नहीं, सुनिए, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इस टाइम पे गैरिसन टाउन का मतलब क्या हुआ था, छोड़ के एक्सपेंशन भी हुआ था किसका, दिल्ली सल्तनत का, वो बताएंगे। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. क्या होता था ना कि देखिए, अब आप मान लीजिए किसी दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में हैं, द्वारका, अब आप राजा हैं किसके, द्वारका के राजा हैं, द्वारका दिल्ली में जो द्वारका है, ठीक है, गुजरात वाले की नहीं बात कर रहा, श्री कृष्ण के द्वारका की बात नहीं कर रहा, वहाँ के राजा श्री कृष्ण है, ठीक है, द्वारका के आप राजा हैं, ठीक है। आपने चारों तरफ से जो है फोर्टिफाइड करा रखा है, फोर्टिफाइड मैंने आपको बता रखा है ना, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, ठीक है, एंड उसी के अंदर आपके सोल्जर्स भी रह रहे हैं, उसी के अंदर आपकी प्रजा भी रह रही है, उसी के अंदर आप भी रूल कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन। एंड गैरिसन टाउन के बाहर, जैसे मान लीजिए द्वारका के बाहर अगर आप जाएंगे, पालम आ गया, उत्तम नगर आ गया, तो ये सब आप मानेंगे ये सब आ गया होगा हिंटरलैंड, मान लीजिए हिंटरलैंड, ये बाहरी इलाका है जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है, तो आप इन पे निर्भर करते हैं, ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर फॉर सप्लाई, इन सब पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि बाहर से खाना आएगा, ये आएगा, खाना आएगा नहीं मतलब लेंगे, ये फिर बाहर जाना पड़ता है, पैसे वैसे का भी चक्कर आता है। तो ये हो गया कि आपका द्वारका हो गया, आपका गैरिसन टाउन फोर्टिफाइड कर रखा है, पूरे द्वारका पे आपने वो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, अंदर आपके ही प्रजा जन रह रहे हैं, फिर सोल्जर्स वगैरह हो गए, आप भी राजा हैं, तीनों एक ही साथ रह रहे हैं, मिल बांट के रह रहे हैं, ठीक है, उसे हम गैरिसन टाउन कहेंगे। पर बाहरी जो इलाका है उसे हम गैरिसन टाउन के जो भी बाहर इलाका है उसे हम हिंटरलैंड कहते हैं, ठीक है, आप समझ गए। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखिए क्या होता है ना, अगर मान लीजिए, ठीक है, दिल्ली है यहाँ पे, ये रहा दिल्ली आपका, दिल्ली से अगर आप यहाँ पे, ये रहा बंगाल, ये बनारस, ठीक है, बंगाल के साइड में जाएंगे, यहाँ बनारस हो गया, ठीक है, बनारस हो गया, कहीं पे भी अगर आपका गैरिसन टाउन वगैरह है, ठीक है, गैरिसन टाउन वगैरह में जाएंगे, बंगाल के इलाके में गए, तो आपका क्या होगा, वहाँ पर दूरी पड़ रही है, ठीक है, सिंध का इलाका हो गया, फिर सिंध का इलाका होगा मुल्तान, इस तरफ भी अगर आपका वेस्टर्न साइड में भी कुछ गैरिसन टाउन्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी, क्यों होगी कि बीच में इतने सारे जो हैं ये हिंटरलैंड्स वगैरह, इनको होते हुए जाना पड़ेगा। फिर क्या होता था कभी कभी, देखिए यहाँ पे बता रखा है, गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली। क्या होता था, जब अगर आपका बंगाल में है, किसी दूर जगह पे है, मान लीजिए आपका गैरिसन टाउन, तो डिफिकल्टी आती थी आपको कंट्रोल करने में, उस जगह को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता था। तो वही क्या है, रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स, ठीक है, कभी कभी क्या होता था, रेबेलियन, वॉर। अब अगर वहाँ पे वो गैरिसन टाउन है, दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली के गैरिसन टाउन के अंदर में, पर वहाँ पे किसी बंदे को बिठा रखा है, जा तू संभाल ले, अब उसने आर्मी वार्मी बना दी, खड़ा हो गया, लड़ाई वड़ाई कर दी, तो वॉर की भी टेंशन रहती है, रेबल की भी टेंशन रहती है, फिर इतनी कम्युनिकेशन वगैरह रूट दूर भी है, इतने सब होके जाना है, ये पूरा हिंटरलैंड वगैरह, फिर वहाँ पे जाओ, इन सब की भी परेशानी आती थी रूट्स वगैरह की। दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाई मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर्स हु रेबल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। दिल्ली की जो अथॉरिटी थी, ये किसने चैलेंज की थी, आपकी मंगोल के इन्वेडर्स ने भी, जो कहाँ से आ रहे थे, आपके अफगानिस्तान वगैरह के इलाके से आ रहे थे, तो इन्होंने भी चैलेंज किया था। मंगोल के इन्वेडर कौन कौन थे, कौन से थे, कौन आया था, चंगेज खान, ठीक है, खान साहब आए थे, ठीक है, ये सब आए थे। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गियासुद्दीन बालबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ठीक है, क्या होता है ना, दिल्ली का कंसोलिडेट करना, जब बाहर से लोग आ रहे थे तो इनको भी पता चल गया था दिल्ली को कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो मंगोल वाले हमें खदेड़ के चले जाएंगे, हमें भी कुछ स्टैंडिंग आर्मी वगैरह बनानी पड़ेगी। तो ये लोग आर्मी वगैरह बनानी शुरू करते हैं, बहुत सारे हिंटरलैंड पे भी बाहर कब्जा करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन शुरू करता है, ये गियासुद्दीन बालबन सबसे पहले शुरू करता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी में ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है एंड मोहम्मद तुगलक में भी इसमें थोड़ी डेवलपमेंट वगैरह में देखने को मिलती है। The first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town। मैंने आपको जैसे बताया ना, स्टार्टिंग में क्या हुआ, इंटरनल फ्रंटियर तो था ही, इंटरनल फ्रंटियर में ये लोग मिलाना चाहते थे किसको, बाहर के हिंटरलैंड्स वगैरह को। हिंटरलैंड्स पे भी ये लोग कब्जा करना चाहते थे कि बाहर पे भी हमारा कब्जा हो, बाहरी सोसाइटी पे भी जो भी है।
During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat. इसके तहत क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट वगैरह जो थे ना इनको क्लियर किया, कैंपेन रन किया था इन्होंने, फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर किया। कहाँ पे, गंगा यमुना के द्वाब यानी देखिए गंगा दमुना, यहाँ पे, यहाँ से गंगा चली, यहाँ से यमुना चली, और बीच में जो ये फॉरेस्ट का एरिया है ना इसको पूरा क्लियर किया, ठीक है, इनको पूरा क्लियर किया। दो नदियों के बीच में जो जगह होती है उसे हम कहते हैं द्वाब, ठीक है, आप समझ गए, गंगा यमुना द्वाब। एंड उसके बीच जब फॉरेस्ट क्लियर हो गया तो हंटर एंड गैदरर एंड पेस्टोलिस्ट वगैरह जो थे इनको भगा दिया गया, चल निकल यहाँ से, दफा हो, ये कहा के भगा दिया गया, ठीक है, कि निकलो, जब जंगल ही नहीं रहते ये लोग रह के क्या करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बाहर अपनी एम्पायर को या सल्तनत को फैलाने की शुरुआत हो चुकी थी। गैरिसन टाउन से एकदम बाहर निकले। गैरिसन टाउन आपको उम्मीद है समझ में आया, हिंटरलैंड क्या होता है ये भी समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए, दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज। ये लैंड क्या हुआ, पीजेंट्स वगैरह को, लार्ज जो लैंड होल्डर्स वगैरह थे उनको दे दिया। एग्रीकल्चर यहाँ पे बढ़ाया गया, क्योंकि गंगा यमुना के पास पे लैंड फर्टाइल है तो वहाँ पे कुछ तो होगा नहीं, एग्रीकल्चर ही कर लो, एग्रीकल्चर करते थे। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। इसके तहत क्या हुआ आपका, ये देख रहे कैंपेन्स वगैरह रन किए थे इन्होंने, कहाँ तक। फिर वही है, इसके तहत उन्होंने क्या किया, नए नए फोर्ट्स वगैरह बनाए, गैरिसन टाउन्स वगैरह बनाए, ठीक है। ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनल ट्रेड, प्रमोट रीजनल ट्रेड करने के लिए इन्होंने ट्रेड को भी प्रोटेक्ट किया, ट्रेड रूट्स को भी प्रोटेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। सेकेंड इन्होंने एक्सपेंशन कहाँ करने की सोची, एक्सटर्नल फ्रंटियर पे, बाहर जाके। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन। बाहर जाके मतलब इस एरिया से छोड़ के, हिंटरलैंड को छोड़ के बाहर जाने के, सदर्न इंडिया में गए, सदर्न इंडिया तक जाने की कोशिश की, नीचे जाने तक, कि और अपना रेन बढ़ाया जाए और अपना एम्पायर को बिल्ड किया जाए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत क्या हुई, मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी देख रहे हैं आपका, यहाँ से दिल्ली से होके यहाँ से इसका मूड बना, चलो यहाँ तक हम कब्जा करेंगे, तो यहाँ तक निकल पड़ा था कब्जा करने के लिए। थंजावुर, ठीक है, थंजावुर की कैपिटल थी बताइए, चोला किंगडम की कैपिटल थी, पर इस टाइम पे चोला किंगडम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो हम पिछले चैप्टर में ही छोड़ दिया हमने, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ गया था आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक भी थे। इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल। इनके क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने जब कैंपेन अपना रन किया तो इन्होंने क्या किया, लड़ाई की, जगह कैप्चर की, आर्मीज को कैप्चर कर लिया, एलिफेंट्स वगैरह ले लिए, हाथी वगैरह ले लिए, चलो इधर इधर हाथी, घोड़े वगैरह ले लिए, स्लेव्स वगैरह ले लिए, ठीक है, एंड मेटल्स वगैरह चोरी कर लिए, सब चीज़ लूटो पाटो और दिल्ली में भर लो, मतलब अपने एम्पायर को बिल्ड करो, ऐसा सिस्टम था। बाय द एंड ऑफ द मुगल मोहम्मद तुगलक्स रेन, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के रेन के बाद क्या हुआ, 150 years आफ्टर सम वॉट हम्बल बिगिनिंग द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। 150 साल बाद क्या हुआ था लगभग, ये इन्होंने फिर क्या किया ना, दिल्ली सुल्तानेट धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट में भी फैलता गया, पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी फैलता गया, ठीक है। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज। इन्होंने जो राइवलरी कह रहा हूँ, जो इनके राइवल्स वगैरह थे, जो इनके सामने जो आर्मीज वगैरह खड़ी हो रही थी अपोजिट साइड में, अपोनेंट जो थे उनको हराया, उनकी सिटीज़ भी हथिया ली, ठीक है। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन द रियाल। टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करने शुरू किए थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज दिस कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी, ठीक है, समझ लिया था। ये पूरा इन्होंने मतलब गैरिसन टाउन से ये लोग निकले, दिमाग ख़राब हुआ, इन्होंने ट्रेड वगैरह बचाने के लिए, फिर मंगोल से अपने आप को बचाने के लिए, बाहर के इन्वेडर से अपने आप को रक्षा करने के लिए, आर्मी वगैरह खड़ी करने के लिए लोग गैरिसन टाउन से निकले, एम्पायर की स्थापना की। स्टार्टिंग में इन्होंने हिंटरलैंड पे अपना गैरिसन टाउन्स वगैरह बना, हिंटरलैंड पे कब्जाया। उसके बाद ये लोग क्या किए, बाहर सब कॉन्टिनेंट में, मतलब सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट आता था आपका पहले, पूरा ये इंडिया, ठीक है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब पूरा आपका सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था, श्रीलंका, ठीक है, ये है आपका सब कॉन्टिनेंट। तो ठीक है, कॉन्टिनेंट तो आपका एशिया था, सब कॉन्टिनेंट ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इधर भी इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, नीचे तक गए थे। मोहम्मद तुगलक तो लेजेंडरी बंदा था, उसके तो हिसाब की किताब नहीं थी, ठीक है, तभी तो उसे मूर्ख राजाओं में गिनती होती थी उसकी। अब देखिए इस टाइम पे मस्जिद वगैरह भी बननी शुरू, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये दिल्ली सुल्तान्स वगैरह जो थे, सुल्तान्स वगैरह थे, फिर आपके ये
मुगल्स वगैरह थे, ये सब क्या थे, इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। इस्लाम धर्म को जब अगर ये फॉलो करते थे तो इन्होंने आया अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह लेके आए, फिर यहाँ पे इन्होंने मस्जिदों का निर्माण किया कि जहाँ पे जाके प्रेयर वगैरह अल्लाह को ऑफर करें। तो इन्होंने ये सब लाए, नए नए रिलीजन्स वगैरह इंडिया में आए। तो इस टाइम पे हम देखते हैं, हम यही देखेंगे अगले 500 साल तो हम लगभग तो यही देखने वाले हैं कि इस्लाम पीक पे गया था यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। ऐसा नहीं था सिर्फ इस्लाम था, इसके पैरेलल में बहुत सारे रिलीजन्स वगैरह थे, पर हम इस चैप्टर में मेनली देखेंगे दिल्ली सल्तनत के आने से क्या हुआ, मस्जिद वगैरह फॉर्मेशन हुई। ये जो आपको खड़ा चीज़ दिख रही है ना, ये क्या है, आप सबको पता है कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स हो गए पूरा, और ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार किसने बनाया था, आपके स्लेव डायनेस्टी की पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, जोश जोश में उन्होंने बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका बनाया था कुतुब मीनार, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। द मस्जिद हम पढ़ेंगे, मस्जिद। अब मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक, देखिए मॉस्क जो होता है ना, इसे हम मस्जिद कहते हैं अरबिक में, लिटरली प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्टेट्स इज इन रेफरेंस टू अल्लाह। इसके तहत क्या होता है, इसके यहाँ पे क्या होता है, जब मॉस्क वगैरह में जाते हैं मुस्लिम्स क्या कहते हैं, अपने पैरों पे घुटने टेक के अल्लाह को ऑफर करते हैं, प्रेयर वगैरह करते हैं, ठीक है। इन ए कॉन्टिग्रेशनल मॉस्क मस्जिद जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। क्या होता था, इन ए कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क क्या होते थे, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद वगैरह में क्या होते थे, बहुत सारे मुस्लिम्स मिलके नमाज वगैरह ऑफर करते थे, पढ़ते थे, ठीक है, प्रेयर करते थे। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशनल चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज द लीडर इमाम फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर। क्या करते थे, जो मेंबर्स वगैरह होते थे आपके कॉन्ग्रीगेशन के, मस्जिद वगैरह के, आपके जामा मस्जिद के, ये लोग क्या करते थे, एक रिस्पेक्टेड पर्सन, मेल पर्सन को चूज करते थे, जो क्या होता था, इमाम होता था, जो इनकी प्रेयर्स वगैरह करवाता था, ठीक है। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और वो लोग क्या कहते थे, क्या होता था, देखिए फिर ये जो इमाम होता था ये सर्मन भी खुतबा भी पढ़वाता था, मतलब प्रवचन टाइप समझ लीजिए, फ्राइडे प्रेयर के दिन। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेयर क्या होता था, जो मुस्लिम्स वगैरह होते थे ये लोग फेस कर लेते थे मक्का, यानी सऊदी अरेबिया के साइड में ये लोग फेस कर लेते थे, वेस्टर्न साइड में, क्योंकि इनके इस्लाम धर्म में मक्का की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको जैसे पता है, अगर आप जानते होंगे, ठीक है, होली प्लेस है, जैसे हमारे में तीर्थ यात्रा होती है तो उनके हिसाब से वहाँ की होली प्लेस है। इन इंडिया दिस इज टू दी वेस्ट, मतलब वेस्ट में, दिस इज कॉल्ड किबला, इसे हम क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते थे, किबला कहते थे, किबला। ये देखिए कौन सा मॉस्क है, ये आपका है बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ये बेगमपुरी मॉस्क है आपका, ये किसने बनाया है, मोहम्मद तुगलक ने। वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहांपना द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जहांपना कहते थे, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड इसे कहते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। दिल्ली सुल्तान्स वगैरह जो थे, इन्होंने काफ़ी सारे मस्जिदें बनाई थी आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट में। दीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। ये लोग क्या कहते थे कि हम प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं इस्लाम एंड मुस्लिम्स वगैरह के, डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of background. ठीक है, आपने ये सब देख लिया, ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा, एक पैराग्राफ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। काफ़ी सारी मस्जिदें थी, देखिए मौत की मस्जिद होगी, ये कहाँ पे, बिल्ट इन द रियाल्म ऑफ सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर। सिकंदर लोधी ने बनाया, सॉरी किसने बनाया, सिकंदर लोधी के रेन में बनाया था, किसने, उसके मिनिस्टर ने, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, अब हम यहाँ देखने वाले एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन वगैरह देखेंगे। क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड द तुगलक। अब हम अलाउद्दीन खिलजी एंड जो मोहम्मद तुगलक थे ना, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को हम देखने वाले हैं इस स्लाइड्स में। तो चलिए देखते हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हुआ था, जब अगर हमें दिल्ली सल्तनत को जब फैलाव कर रहे थे ये लोग, तो इन्हें मतलब एम्पायर का जब फैलाव किया था, किंगडम को वास्ट, मतलब दिल्ली सल्तनत को जब फैलाया था, तो इन्हें काफ़ी सारे गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह तो चाहिए ही होंगे, क्यों संभाल, अब एक राजा अकेला बैठ के दिल्ली में थोड़ी संभाल पाएगा सर, गवर्नर चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह चाहिए थे, बहुत लोग चाहिए थे। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. क्या होता था ना कि ये लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे कि एरिस्टोक्रेट्स को हायर कर, अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स या लैंडेड, मतलब
लीडर जो होते थे, चीफ इंच, गवर्नर्स वगैरह, इनको अपॉइंट करने के बजाय लोग क्या कहते थे, दिल्ली सुल्तान, जो अर्ली दिल्ली सुल्तान वगैरह थे, स्पेशली जो आपका इल्तुतमिश वगैरह जो थे, इल्तुतमिश यानी स्लेव डायनेस्टी जो थे, ये लोग क्या करते थे कि स्लेव्स को ज़्यादा मिलिट्री सर्विस दे देते थे, ठीक है, स्पेशल स्लेव्स, परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस, स्पेशल स्लेव्स को ये लोग खरीद लेते थे, किसके लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए, जिससे लोग क्या कहते थे, बंदगान कहते थे पर्शियन लैंग्वेज में, स्लेव्स, ठीक है। स्लेव्स क्या होते थे, ये लोग इसलिए कर लेते थे ना कि साथ देगा, स्लेव्स धोखा नहीं देगा, जब वो मेरा है, वो सामान मेरा, सामान समझते थे, ठीक है। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम, इन लोगों को भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वगैरह किंगडम में दे दी गई थी। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। क्या होता था, स्लेव्स को जब अगर एक मास्टर ने खरीदा तो ये स्लेव अपने मास्टर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो सुल्तान क्या होता था, उन पे ट्रस्ट कर सकता था, उन पे भरोसा कर सकता था, ठीक है। तो ये होता था स्टार्टिंग में। अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। स्लेव्स देखिए, स्लेव्स रैदर देन सन्स, सुल्तान क्या कहते थे, स्लेव्स को अपना पोजीशन वगैरह दे देते थे, कि इसलिए इंपॉर्टेंट पोजीशंस, ना कि अपने बच्चों को। देखिए, अ स्लेव हुम one has brought up and prompted must be looked after for its needs a whole lifetime, and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. क्या होता था ना कि लोग कहते थे कि स्लेव जो है ना, जो खरीद के लाते थे, ये पक्का वफादार वगैरह होते थे, ठीक है, वफादार होते थे, बच्चों से भी ज़्यादा होते थे, मतलब बच्चे वफादारी करें ना करें, स्लेव्स रहते थे कि मालिक है, आगे का पालन करना है, तो ये सब था। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people to humble birth who were often their clients to high political positions. खिलजीज वगैरह ने भी बंदगान को फॉलो किया था, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वगैरह को क्या किया था, who were often their clients वगैरह भी होते थे पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए। They were appointed as generals and governors. इन लोगों को जनरल्स एंड गवर्नर्स की भी उपाधि दी गई, इन पोजीशंस पे भी इनको अपॉइंट किया गया। However, this also introduced an element of political instability. अब क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि देखिए स्लेव जो थे वो इतने एक्सपीरियंस थोड़ी थे, एक्सपीरियंस सिर्फ लॉयल्टी सिर्फ थोड़ी चलता है, लॉयल्टी सिर्फ थोड़ी होती है, लॉयल्टी थोड़ी हर चीज़ होती है, लॉयल्टी, तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ती है कि आखिर उस बंदे में कुछ कला वगैरह है, तो इस कारण से इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अब कोई बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता था तो हो सकता है इन्हें डर लगता हो कि ये हमें मार पीट का हमारा गद्दी ना छीन ले। स्लेव, ठीक है, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स को क्या होते थे, ये लॉयल होते थे अपने मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स के, बट नॉट टू देयर हायर्स, मतलब यानी अपने मास्टर के, जिन्होंने उसे खरीदा है या जिनके लिए वो है, उनके लिए लॉयल थे। अब हायर से यानी मास्टर का बच्चा हो रहा है, उसके लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि उसने नहीं खरीदा है, ये भी इसमें दिक्कत थी। स्लेव्स उसमें नहीं, उसकी बात नहीं मानेंगे, मास्टर के बच्चे की बात नहीं मानेंगे, और तू नहीं है मेरा मास्टर, ठीक है, ये सब भी था। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, न्यू सुल्तान्स के वो इनके ओन सर्वेंट्स वगैरह। एज ए रिजल्ट द एसेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। इसके तहत क्या हुआ, जब नए बंदे आए, ठीक है, नए लोग आए, सुल्तान का लड़का आया, उसने नए स्लेव्स हायर किए, तो इसके तहत क्या होता था, जो ओल्ड जो नोबल्स थे एंड जो न्यू नोबल्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलती रहती थी, ठीक है, ये मरते रहो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलती रहती थी। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan. देखिए, the patronage of these humble people by the Delhi Sultan, patronage जो थे, ठीक है, Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. काफ़ी सारे जो पर्शियन जो तारीख जो थे, जो लिखते थे, ऑथर्स जो पर्शियन तारीख जो लिखते थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को क्या किया, क्रिटिसाइज भी किया कि ये लोग लो एंड जो लो क्वालिटी के, लो कास्ट के हिसाब से भी था, इनमें कास्ट के हिसाब से भी, मतलब देखिए लो एंड जो छोटे मोटे घरों में पैदा हो रहे हैं ना, उनके आधार पे भी ये लोग जब अपने ऑफिसेस में इन्हें जगह दे देते थे, अपॉइंट कर लेते थे, तो इनकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी दिल्ली सल्तनत के सोल्जर, मतलब एम्परर्स की, ठीक है। और किसने की थी, इनकी पर्शियन ऑथर्स थे जो तारीख वगैरह जो लिखते थे, अपनी तारीख में इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि वो तारीख क्या होती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स हो रही थी, उनकी एक इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखते थे, ठीक है। तो वही बताते हैं कि ये लोग क्रिटिसाइज़ करते थे दिल्ली सुल्तान्स को कि ये लोग लो एंड बेस बॉन्ड को, मतलब छोटे मोटे लोगों को हाई पोजीशंस पे अपॉइंट कर लेते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वहीं यहाँ पे बता रखा है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। अब ऑफिशियल्स यहाँ देखिए, जो इन्होंने स्लेव रख रखे थे, छोटे मोटे जो लोग थे, उनको इन्होंने हाई अपॉइंट कर रखा था, हाई पोजीशन पे।
तो उसमें सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने देखिए क्या कर रखा था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमर अ वाइन डिस्टिलर। देखिए इन्होंने अपॉइंट किसको किया था, अजीज़ खुमर को, जो वाइन डिस्टिलर वाइन शॉप में काम वाम करते थे। फिर से आपके फ़िरोज़ हजाम कौन थे, एक नाई थे, बार्बर थे। मानका तबक ये कौन थी, एक कौन था, कुक था। एंड 2 गार्डनर्स, एंड 2 गार्डनर्स को अपॉइंट किया था, कौन, लाधा एंड पीरा, टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। किसके लिए, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए इनको मतलब क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। गियासुद्दीन बरानी, अब मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। गियासुद्दीन देखिए, जियासुद्दीन जो बरानी है आपके, बरानी ये मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जो आए थे, लिखते थे क्रॉनिकल्स वगैरह लिखते थे। रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। ये बताते हैं कि मतलब उस टाइम के जो सुल्तान्स वगैरह थे ना, इन्होंने पॉलिटिकल जजमेंट्स एंड इन मतलब कैपेबल नहीं थे रूल करने के। इन जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स वगैरह करते थे, किसी को भी उठा के हाई पोजीशन पे पहुंचा दिए, तो उस हिसाब से ये लोग कैपेबल नहीं थे रूल करने के। तो ये बताते हैं आपके गियासुद्दीन बरानी। मतलब काफ़ी सारे थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्लेव्स वगैरह को ये लोग ज़्यादा मतलब प्रेफर करते थे अपने बेटे और बच्चों से, मतलब खून से ज़्यादा स्लेव्स पे भरोसा था कि ये धोखा नहीं देंगे। पर वही स्लेव्स क्या होता था, उनके बेटों के भरोसे लायक नहीं होते थे। मतलब मास्टर उनका फादर है, फादर का बेटा थोड़ी है उनका, उस स्लेव का मास्टर। तो ये होता था कि उनके हायर पे ये लोग उतना नहीं कहते थे कि हायर की बात नहीं मानेंगे, समझे। जैसे यहाँ लिख रखे ना, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रॉन बट नॉट टू देयर हायर। उनके द्वारा यानी बच्चों के वो उतने लॉयल वगैरह नहीं रहेंगे, मास्टर्स वगैरह के, अपने मास्टर के वो बहुत लॉयल हैं। तो इतना दिखा रखा है। आई होप आपको दिल्ली सल्तनत समझ में आ रही होंगी। काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स वगैरह हैं जो दोस्तों इधर नहीं दे रखी हैं। अब देख रखे हैं यहाँ पे, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स है खिलजी एंड तुगलक का, इतना बता रखा है, ये अच्छी चीज़ है। पर बहुत सारी आर्किटेक्चरल, आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट्स वगैरह थी, टैक्सेस सिस्टम वगैरह थे, ये सब नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि मैं लेक्चर बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा होगा दिल्ली सल्तनत अगर हम अच्छे से करेंगे। सिर्फ मोटा मोटी पढ़ लेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। मोटा मोटी आप जान लें वो भी बहुत है वो भी बहुत होता है, पर अच्छे से जानिएगा वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ना। अब ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक देखिए। ऑफिशियल ये तो देख लिया हमने ना। लाइक द अर्लियर सुल्तान द खलजी एंड तुगलक monarchs अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। अर्लियर सुल्तान्स की तरह खिलजी एंड तुगलक भी क्या कहते थे, मोनार्क्स को अपॉइंट करते थे मिलिट्री कमांडर्स के तौर पे। किसी छोटे मोटे राजा होते थे ना, जहाँ पे कब्जा किया हिंडरलैंड का जो राजा, उसको मिलिट्री लीडर बना देते थे, गवर्नर, और उनकी टेरिटरीज का साइजेस के हिसाब से। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। क्या होता था, एक लैंड बना दिया है, ठीक है, एक एरिया है, उसका क्या होता था, मिलिट्री कमांडर मोनार्क वगैरह होता था, जो लीडर वगैरह होता था, लैंड लॉर्ड वगैरह समझ लीजिए, वो होता था, उसको ये लोग बना देते थे मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज। साइजेस के हिसाब से जितनी बड़ी टेरिटरी उस हिसाब से गवर्नर वगैरह अपॉइंट कर लेते थे। एंड उन्हें ये लोग क्या कहते थे, जो जिस लैंड पे ये लोग रहते थे, लैंड होल्डर को, उसे क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड ए होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार। जो लैंड था, जिस लैंड पे ये लोग रहते थे, मतलब मिलिट्री अपने कमांडर्स को रखते थे, उसको कहते थे इक्ता, एंड जो उनको कंट्रोल कर रहा है उसे कहते थे इक्तादार और मुक्ति, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड अ मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ता। इनकी क्या ड्यूटी होती थी मुक्तीज की या इक्तदार की, कि अपनी मिलिट्री कैंपेन ही मतलब मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करें, मिलिट्रीज को मेंटेन करें, जो इनके सोल्जर्स वगैरह इनको मेंटेन करें, एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए इनके इक्तास में, इनके लैंड में, जो एरिया इन्होंने दिल्ली सल्तनत ने मतलब इनके खिलजी ने या तुगलक ने जो बांट रखा है, इक्तास वगैरह जो दे रखे थे, लैंड्स इक्तास कहते थे, तो उनको ये मेंटेन करे अच्छे से, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन हो, ये सब था। इक्तास कहते थे, ये कुछ टर्म्स वगैरह याद रखिएगा। लैंड को क्या कहते थे, इक्ता, एंड लैंड होल्डर को इक्तादार और मुक्ति, याद रखिएगा। इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। क्या होता था, ये जो मुक्तीज वगैरह जो होते थे या इक्तास मुक्तीज होते थे, इक्तदार होते थे, ये लोग क्या कहते थे, अपनी मिलिट्री सर्विसेज किसको देते थे, खिलजीज वगैरह, तुगलक्स वगैरह, मतलब अपने सुल्तान को क्या देते थे, ये देते थे मिलिट्री सपोर्ट देते थे, कि इनको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए तो हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे। उसके तहत क्या होता था कि इनको सुल्तान कहते थे कि तुम अपने एरिया में ना रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करो, उसी से अपनी भी सैलरी रखो एंड अपने सोल्जर्स की भी सैलरी वगैरह दे दो। तो ये होता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। वही तो कहा कि उस जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, उसी लैंड से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करो, उसमें अपनी सैलरी भी रखो
एंड उसके बाद दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स सैलरी फ्रॉम दिस, उसी रेवेन्यू से अपने सोल्जर्स की भी रेवेन्यू दे दो, ये सैलरी सॉरी उसी रेवेन्यू से उनकी सैलरी भी दे दो. Control over Muktis was most effective in their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. क्या होता था ना कि मुक्तीस वगैरह जो थे ना, इनको जो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए क्या होता था, इनको इनहेरिटेबल बना दिया जाता था, हेरिडेटरी इनहेरिटेबल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज जो मुक्ति है मतलब इक्तदार है उसका लड़का भी मुक्ति मतलब इक्तदार बनेगा उसका लड़का, ऐसा नहीं था, इनहेरिडेटरी सिस्टम हो गया था. उसके बाद आप देखिएगा तो इनकी शिफ्टिंग भी जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया जाता था कि इस जगह से चल पहली फुर्सत में दूसरी जगह निकल, ऐसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था कि जाओ, मतलब शिफ्ट शॉर्ट पीरियड के लिए उस जगह में रह जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए कोई एक जगह नहीं रहता था. सुल्तान ने दिमाग अच्छा लगाया था कि लॉन्ग पीरियड पे रहे, कहीं बहला फुसला ले अपनी मिलिट्री खड़ी कर दें, ये सब भी डर रहता था. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. ये जो हार्श जो तरीके थे नहीं, ये सब जो तरीके थे किसके रेंज में आपके मिले थे, देखने को हमें मिले थे, ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, यही वही अलाउद्दीन खिलजी याद है ना, पद्मावत मूवी वाले, एंड मोहम्मद तुगलक. ठीक है, इनके रेंज में हमें ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह या ये सब डेवलपमेंट्स जो थे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ में ये हमें देखने को मिली थी. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुक्तीज. क्या किया था कि इन लोग सुल्तान वगैरह ने अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट कर रखे थे. ठीक है, क्यों अपॉइंट कर रखे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्ट की जा रही है मुक्तीज के द्वारा यानी इक्तदार्स के द्वारा, उनको मेंटेन किया जाए, क्या वो करेक्ट रेवेन्यू जितनी सही ला रहे हैं उतनी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ मेंटेनेंस दी, ऑन द रिकॉर्ड सब मेंटेन होता था. अकाउंटेंट्स वगैरह इन्होंने रख रखे थे ताकि पता चले कि कहीं मुक्ति जो है ये घपला कर रहा हो, रेवेन्यू जितना कलेक्ट करता हो 80% जेब में 20% बांट दिया, ऐसा भी हो सकता था. तो पूरे अकाउंटेंट्स वगैरह अकाउंट्स मेंटेन होते थे, समझ लीजिए. केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही कैप्ड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स. क्या होता था कि मुक्ति को बाकायदा बताया जाता था, ठीक है, बताया जाता था कि आप लोगों को इतने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, किस किस चीज़ों पे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, कितने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, कितने अमाउंट में टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, एंड कितने नंबर आपको सोल्जर्स मेंटेन करने हैं. ठीक है, कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स, ये नहीं कि आपने 1000 बोले सुल्तान ने, ठीक है, बोल दे कि सोल्जर्स मेंटेन करो, रिक्वायर्ड हो 1000 की, आपने कर दी 1 लाख, एक बात कह रहा हूँ मैं. तो पर इन्होंने सुल्तान ने बता रखा था सब चीज़. एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इस टाइम पे थोड़ी अच्छी हुई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे. अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक की थोड़ी पॉलिसी अच्छी थी, ये लोग थोड़ी दूर की सोचते थे. ठीक है, मोहम्मद तुगलक तो कुछ ज़्यादा ही दूर की सोच लेते थे वो भी बताऊंगा. केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति इज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड, वही टैक्सेस कलेक्ट करेंगे जो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो, सुल्तान वगैरह स्टेट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो, एंड एक नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सोल्जर्स ही इन्हें मेंटेन करने होते थे. ठीक है, समझ गए होंगे आप, आई होप. चलिए आगे चलते हैं. As the Delhi Sultans brought the brought the hinterland of the cities under their control, they forced the land chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. क्या होता था कि जब दिल्ली सुल्तान्स ने हिंटरलैंड वगैरह पे अपना कंट्रोल जमाया तो इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो समांतास वगैरह थे, समांतास थे ना, लोकल रूलर्स समझ लीजिए, लोकल रूलर्स वगैरह जो थे उनको यह कहा गया, या लिच चीफेंस हो गए, समांतास हो गए, या लिच कह रहा हूँ, आज क्या हो रहा है, फंबल इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी जीभ कट रखी है मेरे पीछे से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में. उस पर क्या होता है, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह हो गए, चीफेंस हो गए और रिच लैंडलॉर्ड्स वगैरह हो गए, इनको कहा जाता था कि आप हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट करो, सुल्तान की अथॉरिटी एक्सेप्ट करो. ठीक है, सुल्तान को मानना पड़ता था, मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि हाँ ये हमारा रूलर है, सुल्तान है. अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. अलाउद्दीन खिलजी के अंदर क्या किया कि स्टेट ने लैंड रेवेन्यू एंड जो टैक्सेस वगैरह कंट्रोल करने होते थे, फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह खिलजी ने अपने अंडर ही ले ली. ठीक है, ये सब होता था, मतलब सुल्तान ने अपने अंडर ही सब चीज़ कंट्रोल कर लिया. द राइट ऑफ द लोकल चीफेंस टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस. अब क्या हो गया, जो लोकल चीफेंस थे या समांताज वगैरह थे या रिच लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, इनको कहा गया कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने की. ठीक है, अब हम खुद ही टैक्सेस कर देंगे, यहाँ तक कि आपको भी अब टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, मतलब उनको वहाँ की जगह से भी हटाया, सुल्तान को भी मनवाया, उनकी अथॉरिटी भी छीन ली कि आप टैक्सेस कलेक्ट करेंगे. अब टैक्सेस सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो में काम कर रहे होंगे उनको दिया जाता था कि वो कलेक्ट करेंगे,
एंड इन जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे, समानतास थे या चीफ एंड्स थे, इनको भी अब कहा गया कि आप भी टैक्स दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, अपने घर से मार के भगाए और कह रहे हैं कि टैक्स दीजिएगा, मतलब ठीक है, देखा आपने। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ये लोग लैंड को अच्छे से मेजर्ड वगैरह करते थे एंड अकाउंट्स को करेक्टली मेजर, मतलब केयरफुल मेंटेन करते थे, मतलब एकदम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था इस टाइम पे, खिलजी के टाइम पे तगड़ा चल रहा था एकदम। सम ऑफ द ओल्ड चीफेंस एंड लैंड लॉर्ड्स सर्व द सल्तनेट एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर। कुछ जो ओल्ड चीफेंस या लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे, ये सल्तनत को कैसे सर्व कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स बन जाते थे, क्या एसेसर्स वगैरह बन जाते थे, समझ रहे हैं, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ले लेते थे। ठीक है, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जनरली 3 टाइप के टैक्सेस वगैरह इस टाइम पे लगते थे। पहला, ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खारज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। मतलब क्या होता था, पहले टाइप का जो आपका टैक्स होता था वो क्या होता था, कल्टिवेशन पे लगता था, खारज जिससे हम कहते थे, खारज। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, ये सब टर्म पूछा जा सकता है, खारज। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, मतलब लगभग 50% जितना पीजेंट प्रोड्यूस करेगा, 100% जितना प्रोड्यूस करेगा, उसका 50% सीधे सुल्तान को मिल जाएगा, मतलब स्टेट को मिल जाएगा। सोचिए, ऑन कैटल्स वगैरह पे इन्होंने टैक्सेस देने होते थे एंड ऑन हाउसेस वगैरह पे टैक्सेस वगैरह देने होते थे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या होता था, काफ़ी सारे लार्ज पार्ट्स भी तो ऐसे थे जो दिल्ली सुल्तान के एकदम अंडर में नहीं थे, आउटसाइड थे सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट में जो लार्ज पार्ट्स वगैरह थे ना, ये अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल थे। मतलब आउट ऑफ कंट्रोल मतलब दिल्ली सुल्तान के अंडर में, कंट्रोल में नहीं थे, इतना समझ लीजिए। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल एंड बंगाल फ्रॉम उड़ीसा। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Even in the Gangetic Plain, there was forested area. देखिए कभी कभी क्या होता है, गैंगेटिक प्लेन वगैरह में इलाके में ना फॉरेस्टेड एरियाज वगैरह थे, फॉरेस्टेड एरियाज थे, दैट सल्तनत फोर्सेज कुड नॉट पेनिट्रेट। सल्तनत की जो फोर्सेज वगैरह थी ना, वहाँ लोकल एरियाज में जा नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ के देखिए क्या था, लोकल चीफ एंड्स एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स। लोकल जो चीफ एंड्स थे इन फॉरेस्ट एरियाज में, उनका रूल चलता था। एंड लोकल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, जब सुल्तान के सोल्जर्स वहाँ पे अच्छे से जा नहीं सकते, पता ही नहीं चलेगा उनसे कहाँ से हमला हो जाए, तो दिक्कत थी। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट नॉट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कभी कभी क्या हुआ कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी थे, फिर मोहम्मद तुगलक वगैरह थे, इन्होंने कंट्रोल किया वो बहुत कम समय के लिए, बाकी लोग तो मार के भगा देते थे, चल निकल यहाँ से, मेरी जगह से, अपने लोकल एरिया से निकाल के मार के भगा दिया। उसके बाद यहाँ है, द मंगोल्स अंडर द जंगिस खान इन्वेडेड ट्रॉक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। मंगोल्स का भी इन्वेजन चल रहा था 1219 में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ही आते थे, ज़्यादातर ऊपर नॉर्थ ईस्ट से ही आते थे यार, नॉर्थ ईस्ट ईरान से आते थे। एंड इंडिया का जो ऊपर का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, वहाँ से एंट्री मार लेते थे, हिमालय से तो आएंगे नहीं, जबकि देखिएगा तो चाइना के ऊपर है आपका, मंगोलिया आजकल पड़ता है, तो वहाँ से जब आते थे, हिमालय से आ नहीं सकते थे। पर मंगोल्स ने बहुत लंबा एरिया, जंगिस खान ने, मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी का लड़का उठा और इतनी लंबी आर्मी तैयार कर दी एंड जीतता गया, सबकी बैंड बजाई, बहुत ही क्रूड राजा था। ठीक है, फिर ये आता था ईरान से होते हुए यहाँ पे आया। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान तक पहुँच गया था, अंदर ही आने की देर थी। पर यहाँ पे दिल्ली के इन्होंने भी क्या हुआ, इन्होंने भी फोर्सेस मेंटेन करनी शुरू की थी। देखिए, मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक सुल्तान। ज़्यादातर जो मंगोल के जो रूलर्स थे ना, मंगोल अटैक्स कब बढ़े थे, दिल्ली सुल्तनत के टाइम पे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जब थे और जब मोहम्मद तुगलक जब रेन पे थे, तभी जब, मतलब मान लीजिए जब मेन जो 2 रूलर थे, तभी मंगोल हमला करते थे। उससे पहले उन लोग के पास टाइम नहीं था मतलब हमला करने का। अब मैं कह रहा हूँ This forced the 2 rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. इसके तहत क्या होता था ना कि ये लोग जो मोहम्मद तुगलक थे, फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी वगैरह थे, ये इन लोगों को ना लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करनी पड़ती थी। किसके लिए, दिल्ली कैपिटल को बचाने के लिए, दिल्ली की रक्षा करने के लिए। ठीक है, और ये एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज वगैरह था। लेट अस सी हाउ द 2 सुल्तान्स डेल्ट विद दिस। अब देखिए, आइए देखते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, ये रुकिए, चीफ एंड्स। चलिए, इससे पहले एक बार जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना लोकल रीजन्स का, चीफ एंड्स का, इसके एक बॉक्स पढ़ ले। इब्न बतूता
इब्न बतूता कौन थे? अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका। इब्न बतूता क्या थे? ये 14th सेंचुरी में ट्रैवलर थे, मोरक्को अफ्रीका से आए थे। एक्सप्लेन द चीफ्टेन्स समटाइम्स फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स। ये जो चीफ्टेन्स होते थे यहाँ पे देखिए लोग फोर्टिफाइड कर लेते हैं माउंटेन्स में, रॉकी अनइवन एंड रश प्लेसेस एज वेल एज इन द बैम्बू ग्रेव्स। बैम्बू ग्रेव्स में भी ये लोग अपने आप को फोर्टिफाइड कर लेते थे। सोच रहे हैं तभी तो जंगल मतलब नहीं जा पाते थे सुल्तान वगैरह। इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज बिग। ठीक है, इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। वाह, मतलब आग भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एंड दे आर दी होल वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत भी होते थे बैम्बू ट्रीज वगैरह जो यहाँ पे थे। द चीफ्टेन्स लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। ठीक है, चीफ्टेन्स यहीं वगैरह रहते थे। ये एक तरह से देखिएगा तो नेचुरल फोर्टिफिकेशन वगैरह का काम कर देता था। देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर दैम विद इन, दिस इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, हैंस दे कैन नॉट बी सबडक्ड एक्सपेक्ट बाई द पावरफुल आर्मी। मतलब इन्हें कोई हरा नहीं सकता था अपने एरिया में। तभी तो काफ़ी सारे आपके जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे वो गए पर जा नहीं पाते थे। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक गए थे पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। तो इन्हें सिर्फ जब तक पावरफुल आर्मी नहीं आई ना वो एंटर नहीं कर सकते थे। पावरफुल आर्मी ही एंटर कर सकती थी फॉरेस्ट में। ठीक है, कट डाउन दी बैम्बूज विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलिए आपने देख लिया, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना हो तो ये मेनली हमें ये चीज़ देखनी है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और मोहम्मद तुगलक के बीच में बता रखा है क्या फ़र्क था। ठीक है, दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 एंड 1300 एंड 1302 1303 एज अ डिफेंसिव मेजर। अलाउद्दीन खिलजी रीच्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। देखिए क्या हुआ था ना, मंगोल्स ने जब अटैक किया था 1299 से लेकर 1300, मतलब 2 बार अटैक किया था आपके मान के चलिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था उस टाइम पे, डिफेंसिव आर्मी खड़ी कर दी थी। मतलब स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने खड़ी कर दी, पर किसके पर्पज़ के लिए? डिफेंसिव पर्पज़ के लिए, कि हमें सिर्फ अपनी स्टेट को बचाना है, दिल्ली को बचाना है। ठीक है, बाकी हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, हमें सिर्फ सेव करना है, डिफेंसिव मेजर के लिए। वहीं तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन। ठीक है, इन पे भी हमला हुआ था कब? मोहम्मद तुगलक जब स्टार्टिंग में ही आया था उस टाइम पे क्या किया, द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मंगोल आर्मी को इन्होंने हरा दिया था। देखिए इस टाइम पे आपके थे, इस टाइम पे कोई थी वो आपके चंगेज़ खान हो गए, एंड इस टाइम पे कोई और मंगोल रूलर था, क्योंकि डिफरेंस था ना, तुगलक डायनेस्टी कब आए थे। ठीक है, उतने साल तक तो जिंदा भी नहीं रहा होगा चंगेज़ खान। द मंगोल आर्मी को हरा दिया था तुगलक की आर्मी ने। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन टॉक्सियामा। मतलब इन्होंने प्लान भी कर लिया था कि मोहम्मद तुगलक को पूरा भरोसा था अपनी आर्मी पे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अटैकिंग सोच रखी थी। स्टैंडिंग आर्मी तो अपने अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर अपनाया था, मोहम्मद तुगलक ने अटैकिंग सोच मतलब बताया कि हम उनकी भी ज़मीन कब्जा लेंगे। ठीक है, ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी दोनों ही खड़ी की थी लार्ज। मोहम्मद तुगलक का था कि हम उनकी भी ज़मीन कब्जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने हरा दिया था। अब अलाउद्दीन का देखिए, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। सीरी फोर्ट याद है ना, सीरी फोर्ट दिल्ली में आपका। अलाउद्दीन ने क्या किया, एक न्यू गैरिसन टाउन बनाया अपने सोल्जर्स वगैरह के लिए, सीरी। ठीक है, नाम सीरी था उसका। मोहम्मद तुगलक, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली, दिल्ली कुहाना, वॉज एम्प्टाइड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसनड देयर। इन्होंने कंस्ट्रक्टेड मतलब गैरिसन टाउन को कंस्ट्रक्ट करने के बजाय इन्होंने क्या किया, जो ओल्ड सिटीज़ वगैरह थी ना उधर ही अपने रेसिडेंट्स वगैरह को दिल्ली में एंड सोल्जर्स वगैरह को भर दिया। द रेसिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। रेसिडेंट्स वगैरह जो थे ना, ठीक है, ओल्ड सिटी के, इनको कहाँ के दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया गया अपने न्यू कैपिटल में। ठीक है, एंड वापस भी आए थे ये, उसमें बहुत लोग मरे भी थे। इन जनाब की तो अलग ही बेवकूफ़ी थी। ठीक है, The soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from the lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasant yield. Soldiers को देखिए फीड किससे किया जाता था, जो भी टैक्स वगैरह जो मिलता था गंगा एंड यमुना के बीच में जो लैंड है वहाँ से खेती वेती होती थी, तो पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था। कितना? 50% अपनी उत्पाद का, प्रोड्यूस का 50% देना पड़ता था। वहीं मोहम्मद तुगलक का क्या था, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज अ टैक्स टू फीड द आर्मी। मतलब सेम एरिया से वो लोग क्या कहते थे, टैक्स लेते थे, जहाँ पे रूल कर रहे हैं वहीं से टैक्स लेते थे, उसी में से फीड करते थे आर्मी को। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान्स लेविड एडिशनल टैक्सेस।
सुल्तान ने क्या किया, जब इतनी लंबी, देखिए एक तो अपनी ज़मीन जो थी पास में, अलाउद्दीन ने कहीं और से लिया टैक्स, ठीक है, गंगा यमुना के लैंड जो बीच में था उनके यहाँ से, ठीक है, उसने अपने मेन इलाके से नहीं लिया। पर यहाँ पे जो आपका तुगलक था, इसने क्या किया कि अपने जो आसपास के जो एरिया थे सेम एरिया से क्या किया, टैक्सेस कलेक्ट करने शुरू किए एंड और टैक्सेस लगा दिए, लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसे लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वगैरह मेंटेन करने थे। इसके तहत क्या हुआ, दिस कोइंसाइडेड विद फेमाइन इन द एरिया। इसके तहत इतना हो गया कि सब वो पीजेंट्स वगैरह भी सोचने लगे सारा सब कुछ तो हम प्रोड्यूस करते हैं, आके राजा उठा के ले जाता है, सुल्तान हमारा पागल, ठीक है। तो वहाँ पे फिर फेमाइन यानी भुखमरी भी छा गई थी, ठीक है, फेमाइन वगैरह भी आ गई थी उस टाइम पे, लिखा है उस पर्टिकुलर एरिया में। अब अलाउद्दीन खिलजी के देखिए, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, ठीक है, सोल्जर्स को सैलरी वगैरह देते थे। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्तास, ठीक है। अलाउद्दीन क्या कहता था कि इन्हें कैश वगैरह में सैलरीज देता था रेदर देन इक्तास, ठीक है, लैंड वगैरह के तौर, लैंड वगैरह नहीं देता था इन्हें, इक्तास यानी लैंड, इन्हें सैलरीज वगैरह देता था अलाउद्दीन खिलजी। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस टू, ठीक है, क्या हुआ था, सोल्जर्स क्या कहते थे, बाय कर सकते थे कुछ भी इन्हें लेना हो मर्चेंट से, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, ये सब था। अलाउद्दीन कंट्रोल दी प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, अलाउद्दीन ने कंट्रोल कर रखे थे प्राइसेस किसी भी सामान के, कि ऐसे इंक्रीज ना करा दे, कोई भी मर्चेंट उठे ये ले बढ़ा दी मैंने प्राइस, 10 रुपये का सामान अब हम 500 में बेचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये अलाउद्दीन ने प्राइसेस कंट्रोल कर रखे थे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर, प्राइसेस मतलब जो प्राइसेस दाम वाम होते थे वो केयरफुली सर्वे किए जाते थे, कि देखे जाते थे इनके ऑफिसर्स के द्वारा। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश, एंड कोई भी मर्चेंट जो प्रिस्क्राइब्ड रेट्स पे सामान नहीं बेचता था उसे पनिश किया जाता था, ठीक है, ये समझ गए। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड द सोल्जर्स कैश सैलरीज, मोहम्मद तुगलक जो था ये भी सोल्जर्स को कैश में ही देता था सैलरी, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज्ड अ टोकन, मतलब कंट्रोल इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस वगैरह को कंट्रोल करने के चक्कर में निपटता था इतना, और इसने क्या किया, टोकन करेंसी निकाल दी, टोकन सिक्के विक्के निकाल दिए, टोकन करेंसी यानी तांबे स्टील लोहे वोहे के जो सिक्के विक्के होते हैं ना वो निकाल दिए। सम वॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी बट मेड आउट ऑफ चीफ मेटल्स, आज के टाइम पे अगर देखिएगा तो वही किसके प्रेजेंट डे करेंसी जो है, पर क्या होता था वो चीफ मेटल्स के द्वारा निकाली गई थी, चीप मेटल्स होते थे, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड नहीं होता था। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, मतलब क्या हुआ था ना, पीपल इन द 14th सेंचुरी क्या हुआ, लोग 14वीं शताब्दी में क्या हुआ कि उन्हें गोल्ड और सिल्वर मिलते थे कॉइन तो ट्रस्ट करते थे कि हाँ कुछ वैल्यू इसकी। अब भाई तुम लोहे के सिक्के ला के दे रहे हो, ठीक है, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता था, तो इसकी भी प्रॉब्लम आ गई थी। दे वर वेरी स्मार्ट, और लोग बड़े स्मार्ट थे, देखिए उन्होंने क्या किया, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल द टैक्सेस टू बी द स्टेट, मतलब उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, अपने गोल्ड एंड सिल्वर बचाने शुरू कर दिए कॉइन्स, एंड जब आराम से लोहे से बन जाती थी सिक्के तो उन्होंने घर पे बड़े छापे, उन्होंने लोहे के सिक्के छापे, ठीक है, स्टील के कॉइन्स वगैरह छापे, जो भी थी लोकल जो उनके नकली जो मेटल्स वगैरह थे, चीप मेटल्स वगैरह के कॉइन्स छापे, टोकन्स, एंड उन्हीं को दे देते थे ये टैक्स के फॉर्म में। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो भी काउंटर फाइटेड ईजिली, ठीक है, एंड इन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था, ठीक है, गोल्ड को तो है कि देख सकते हैं ये असली सोना है कि नकली है, सिल्वर देख सकते हैं, पर मेटल्स को क्या देखोगे, आसानी अवेलेबल हो जाते थे। तो ये देखिए मोहम्मद तुगलक का दिमाग देखिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स praised his reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स वगैरह थे इसको सहराते हैं, ये सक्सेसफुल मेजर था एक, तो इसको जो क्रॉनिकलर्स होते हैं ना इसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अलाउद्दीन ने बहुत अच्छा काम किया था, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को इन्होंने अच्छे से समझा था, संभाल के रखा था, इन्होंने प्राइसेस को मेंटेन करके रखा था कि गुड्स के प्राइसेस ऐसे ही नहीं बढ़ जाएं, एंड इन्होंने मंगोल से भी अपनी इन्वेजन बचाई थी, मंगोल की जो इन्वेजन हो रही थी उससे भी दिल्ली को बचाया था। अब वही मोहम्मद तुगलक का देखिए, मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर, मोहम्मद तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थी इसको एक फेलियर कहा जाता है। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, इनका जो कैंपेन था कश्मीर में, मतलब कश्मीर को हम अपनाएंगे, वो भी एक क्या डिजास्टर था। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रॉक्सियाना एंड डिसबैंडल्ड हिज लार्ज आर्मी, फिर क्या हुआ था, इसने फिर ये कहते कि हम ट्रॉक्सियाना को
ट्रांसऑक्सियाना को कब्जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे इन्वेट करेंगे, ठीक है। मीन वाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, इनके तहत क्या हुआ, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस वगैरह थी ना, मेजर्स वगैरह थे, इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिजेंटेड, दौलताबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट करना एंड अपने लोगों को एंड मिलिट्री शिफ्ट करना भी एक डिजास्टर हुआ था, साबित हुआ था इनके लिए, ठीक है। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट, फिर क्या हुआ था, टैक्सेस वगैरह भी जब इन्होंने इंक्रीज कर दी थी आर्मी को फेड करने के लिए, तो क्या हुआ था, गंगा यमुना बेल्ट पे एक तो भुखमरी छा गई एंड रेबेलियन ग्रुप्स भी खड़े हो गए थे। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, उसके द्वारा क्या किया, टोकन करेंसी भी इन्होंने लाई थी, तो उसको जब पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रही, तो इन्होंने रिकॉल्ड किया, मतलब वापस ले ली टोकन करेंसी, ठीक है। मतलब मोहम्मद तुगलक गजब थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ठीक काम किया था इन्होंने, तो आपने ये सब देखा। अब आगे देखते हैं। इन दिस लिस्ट मोहम्मद तुगलक्स फेलियर्स विच समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत अ दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। देखिए इन सब के बाद भी ना मंगोल, हम मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर्स हैं उसको तो याद रख लेते, पर इनकी जो एक स्टोरी थी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री किसी भी सल्तनत, किसी भी सुल्तान ने, किसी भी दिल्ली सुल्तान ने ये प्लान किया था कि ये कैप्चर करेंगे किसकी, मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करेंगे। अनलाइक अलाउद्दीन्स डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक मेजर वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल। अलाउद्दीन क्या करता था, डिफेंसिव मेजर्स करता था, एंड मोहम्मद तुगलक की ये थी, ये थोड़ी अग्रेसिव टाइप के थे, इनका तो था कि हम पे नहीं, हम उन्हीं को इन्वेड कर लेते हैं, इनका ऐसा सिस्टम था, ठीक है। अब देखते हैं हम द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हुआ। टेक अ लुक एट द टेबल 1 अगेन, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज आई थी, ठीक है, आपको भी पता है। रूल्ड फ्रॉम दी दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 तक इनका रूल गया। बाई देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड प्रोस्पेरस कैपिटल। 1526 के बाद क्या हुआ, जौनपुर, बंगाल जो थे, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर जो साउथ इंडिया था आपका, इन्होंने इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट रूलर्स बना दिए, अपने अलग अलग कैपिटल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड द राजपूत। इसी टाइम पे न्यू एमर्जेंस में किसी ग्रुप्स की देखने को मिल रही थी हमें, कौन से ग्रुप की, रूलिंग ग्रुप्स की, अफगान और राजपूत हमें देखने को मिल रहे थे। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड। कुछ इस टाइम के जो स्टेट्स वगैरह थे वो स्मॉल तो थे बट बहुत पावरफुल थे एंड अच्छे से एडमिनिस्टर्ड थे। जैसे शेर शाह सूरी, सूरी डायनेस्टी आई थी आपकी, 15 साल तक इन्होंने लगभग किया था। 1540 से लेकर 1545 स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। मतलब क्या हुआ था, 1540 तक के आसपास बंगाल बिहार के रीजन में ही इनका रूल था शेर शाह सूरी का। उसके बाद इन्होंने मुगल्स को चैलेंज किया, मुगल एम्परर किसको, हुमायूं को हराया, ठीक है, हुमायूं को हराया। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया एंड 15 साल तक रूल हुआ था सूरी डायनेस्टी का, ठीक है, सूरी डायनेस्टी कहते हैं, एंड अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई। ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी कहते थे, रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर, 15 साल तक इन्होंने रूल किया था। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाया था, इसके फीचर्स इन्होंने कहाँ से लिए थे, अलाउद्दीन खिलजी से फॉलो किए थे, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर। फिर शेर शाह का जो मॉडल था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किसने फॉलो किया, आपके ग्रेट एम्परर अकबर ने 1556 से जो 1605 तक आपके जो रूल किया था मुगल एम्पायर को। वैन ही कॉन्सोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, इनके द्वारा भी जो मुगल एम्पायर को जो कॉन्सोलिडेट किया गया था। तो आपका यहीं पे दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स वगैरह समझ में आए होंगे, अच्छे से लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा, जाना, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली। तो दोस्तों दिल्ली सुल्तान्स में इतना ही था, 7th की हिस्ट्री में इतना ही था। अगर आप चाहते हैं, मैंने देखिए बार बार बोल रहा हूँ कि दिल्ली सुल्तान्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सुनने में मज़ा आएंगी, कई सारी डेवलपमेंट्स, फोर्ट्स, किलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव तो चलिए इसमें तो सिर्फ मेनली 2 के बताए गए हैं, बाकियों के भी बताएंगे कि कैसे होते थे, क्या क्या टैक्सेस वगैरह लगते थे, और क्या टैक्सेस लगते थे, ठीक है, उस टाइम पे रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे, फिर आपके कल्चरल सोसाइटी में क्या सिस्टम चल रहा था। तो ये सब भी अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट सेक्शन में बस इतना बताना है कि मैं क्या दिल्ली सुल्तान्स की एक सीरीज़ लाऊं, जिसमें 2 से 3 लेक्चर्स होंगे आपके, जिसमें मैं पूरी दिल्ली सुल्तानेट आपकी अच्छी तरीके से ख़त्म करवा दूंगा। तो बस आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड नॉलेज कैसल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करना है। तो बस आज दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल आपका पॉलिटी के एक
3rd चैप्टर के साथ, ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।